हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोथेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 3B सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, जिसका ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग पार्किंसंस डिजीज़ पढ़ेंगे। देखिए, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो इसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर पढ़ने हैं, जैसे एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहते हैं, इसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्किंसंस पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अल्जाइमर, उसके बाद स्ट्रोक और माइग्रेन। एंड इन कंपैरेटिव और सबके कंपैरिजन में पार्किंसंस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन है एमसीक्यू जो अक्सर बार रिपीट होता है, वो एमसीक्यू भी मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो। तो पार्किंसंस डिजीज होते क्या है? तो पार्किंसंस डिजीज, जैसा मैंने एक छोटा सा स्टोरी भी कुछ देर पहले सुनाया था कि मामा अगर जो अपने भांजा को मारता है या भांजी को मारता है, यानी बहन के बेटा और बेटी को, भांजा किसको कहते हैं? भैगना उसी को ना कहते हैं। हाँ, तो उसको क्या होता है, हाथ थरथरी धर लेता है, कहता है ना, थरथरी वाला बीमारी हो जाता है। तो एक्चुअली इसमें कोई लॉजिक है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा क्या है कि बहन के बच्चे को मारेंगे तो हाथ में कपकपी धर लेगा? ये तो एक मिथ है। लेकिन हाँ, वो जो हाथ में कपकपी वाली बीमारी होती है ना, खास करके हाथ में या बॉडी भी पूरा एकदम कप 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 करता है, मूवमेंट डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उस बीमारी को पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। वो बीमारी क्या कहलाती है? और इंग्लिश में वही कपकपाना को ट्रिमर्स कहा जाता है। तो ये पार्किंसंस डिजीज होता है। किस वजह से होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि वो मामा भाई भांजा वाला जो स्टोरी है उसमें कोई लॉजिक नहीं है ना। बस इतना सा लॉजिक है कि बचपन में बहन और भाई में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरी बहन है तो बहुत झगड़ा होता है। मेरी दीदी थी तो दीदी बड़ी थी तो हमको खूब मारती थी, तो हम तो नहीं मार पाते थे, तो अब बदला किससे लेते हैं? तो उसका बेटवा को लपेट के देखते, दीदी नहीं है, पट 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 होता है ना, जब तक छोटा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक डर मन में बसा दिया जाता है कि देखो, भैगना को मारेगा तो हाथ में कपकपी वाला बीमारी आ जाएगा, दीदी को मार नहीं सकते, भैगना को मारेगा तो बीमारी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके के कुछ फैक्ट बनाए गए, लेकिन इसमें कोई भी तार्किक बातें नहीं है। ये सब एक तरीके से कह सकते हैं भ्रम है, मिथ है। लेकिन हाँ, वो जो हाथ में कपकपी वाली बीमारी है, ये होती है एंड दूसरे कारण से होती है, एंड उस बीमारी को एक्चुअली पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। ये एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। देखो, पहली बात मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो, सुनो, फिर आपको क्लियरिटी आएगी। ये एक पार्किंसंस डिजीज जो है एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें आपके ब्रेन में, देखो मैं आपको ब्रेन का एक इमेज दिखा रहा हूं, सुनो, उसके बाद मैं पढ़ के स्लाइड वाला बताऊंगा। ये पार्किंसंस डिजीज में ब्रेन में होता क्या है। तो पार्किंसंस डिजीज में आपके देखो एक एरिया है ब्रेन में, सब स्टेटिना नाइग्रा। ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है, ये देखो यहाँ पर है, सब स्टेटिना नाइग्रा। यहाँ पर क्या होता है, इन पार्किंसंस पेशेंट डोपामिन न्यूरॉन इन द नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे डिजेनरेट, यानी कि इस एरिया में जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, बनाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल होते हैं, वो डिजेनरेट कर जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जिससे बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। समझो बात को, पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, तो ब्रेन का एक एरिया है सब स्टेटिना नाइग्रा, वहां पर डोपामिन प्रोड्यूसिंग कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो डिजेनरेट कर जाते हैं, है ना, जिस वजह से क्या होता है, डोपामिन क्या होता है, नहीं बन पाता। और आपको पता होगा नर्व सेल को लेकर के एक फैक्ट कि जो एक बार डिजेनरेट हो गया वापस से बन नहीं सकता है, ना ही रिपेयर हो सकता है। ये नर्व सेल की खास बात है। तो यहाँ पर वापस से पूरी तरीके से ट्रीटमेंट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, अलग से कुछ डोपामिन का दवा वगैरह दिया जा सकता है लीवोडोपा के फॉर्म में, तो ठीक हो जाता है। इलाज भी है, वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, एक्चुअली आपको चीज़ें पता होना चाहिए। अब देखो, पार्किंसंस में होता क्या क्या है, थोड़ा सा ये भी समझते हैं। देखिए, ये पार्किंसंस डिजीज आपको दिख रहा है, ये तो मैंने बताया पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है ब्रेन में। अब उसके सिम्टम्स क्या क्या दिखता है, सबसे पहले तो ट्रीमर्स दिखता है। ट्रीमर मतलब वही कपकपाना, जैसे हाथ वगैरह कपकपाता है, पैर कपकपाता, बॉडी कपकपाने लग जाता है ना। हाँ, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मांसपेशियाँ थोड़ा रिजिड हो जाती हैं, मतलब सॉफ्ट नहीं रहती, मांसपेशियाँ में अकड़न हो जाता है, उससे थोड़ा बहुत दर्द भी रहता है, एंड मूवमेंट भी स्लो हो जाता है ना, बैलेंस भी बिगड़ जाता है। इसलिए थोड़ा सा इनको सहारे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कपकपा रहा है तो बैलेंस कहाँ से बनेगा, तो वहाँ पे बैलेंस में भी इशू आते हैं, मूवमेंट स्लो आ जाता है। और अक्सर ये बच्चों को नहीं होता, एज आने के बाद होता है ना, एज आने के बाद होता है।
अक्सर देखना जब मामा भगना वाला कहानी सुनाती है लोग कि मामा अगर भगना को मारता है तो क्या हो जाता है, ये कपकपी वाला बीमारी धर लेता है। तुरंत से नहीं बोलेगी, बोलेगी बुढ़ारी में। अरे बुढ़ारी में तो ऐसे भी लगभग लोगों को ये हो जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है ना, डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले, वो डिजेनरेट कर जाते हैं उम्र के साथ, ठीक है। हाँ, इसलिए ये सब चीज़ें होती है। डिजीनेस है ना, थोड़ा चक्कर आना, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, यूरिन वगैरह में भी प्रॉब्लम वगैरह आते हैं, थोड़ा बहुत यूरिनरी कंट्रोल में भी दिक्कत होता है। स्पीच चेंजेज, यानी कि बोलने में भी लड़खड़ाहट हो जाता है। जैसे आप अभी देखो मैं कितने अच्छे से बोल रहा हूँ, ये बूढ़ा हो जाएंगे अगर कोई पार्किंसंस का पेशेंट रहेगा, का गइला बाबू ऐसे करके बोलता है ना, थोड़ा बच्चा सब होता है ना, तो थोड़ा सा बोलने में भी चेंजेज आ ही जाते हैं। ये सब चीज़ें पार्किंसंस डिजीज़ खास करके बूढ़े लोगों में होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका ट्रीटमेंट है, इसको क्यों मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। समझो, ये तो कहानी था, समझ गए। अब इसको थोड़ा थियोरेटिकली सीखो। क्या कह रहा है पार्किंसंस डिजीज, क्या कह रहा है, देखो, इट इज अ प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोग्रेसिव यानी धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत से हो गया। क्रोनिक है, लंबे समय तक धीरे 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 दिखता है। दैट अफेक्ट द मूवमेंट, जो आपके मूवमेंट को अफेक्ट करता है, यानी जो आप आसानी से चल फिर पा रहे हो वो नहीं हो पाता है, बैलेंस बिगड़ता है। नर्व सेल डैमेज इन द ब्रेन कॉज डोपामिन लेवल टू ड्रॉप। जो कुछ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, डोपामिन प्रोड्यूसिंग नर्व सेल होते हैं, वो डिजेनरेट करने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं, जिस वजह से ब्रेन में डोपामिन का लेवल ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। मैंने बताया था कि एक सवाल एमसीक्यू है जो इस टॉपिक से बार बार रिपीट होता है, वो यही है कि बताओ भाई, पार्किंसंस डिजीज किसकी कमी से होती है, किसकी कमी से होती है, तो आंसर हो जाएगा डोपामिन। ये सवाल न जाने कितना बार आपके बोर्ड में पूछा गया है। डोपामिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। क्यों होता है डोपामिन का लेवल ड्रॉप, तो बोलना कि भैया जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, यानी डोपामिन प्रोड्यूसिंग नर्व सेल्स होते हैं, उसी को न्यूरॉन बोल देंगे, वो डैमेज हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। एंड वो किस एरिया में होता है, तो देखो हमने बताया था सब स्टेटिना नाइग्रा। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको अच्छे से डिटेल में, सब स्टेटिना नाइग्रा इन ये देखो ब्रेन का ये हिस्सा होता है। पार्किंसंस पेशेंट में जो डोपामिन न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, डोपामिन का लेवल गिर जाता है। पार्किंसंस ऑफन स्टार्ट विथ अ ट्रिमर, क्या बोल रहा है, पार्किंसंस का सिम्टम ट्रिमर, ट्रिमर मतलब कपकपी, कपकपी से शुरू होता है, खास करके एक हाथ में, हाथ ऐसे 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 खूब कपकपाएगा। तो पार्किंसंस ऑफन स्टार्ट विथ अ ट्रिमर इन वन हैंड। अदर सिम्टम्स आर स्लो मूवमेंट, और भी कुछ सिम्टम जैसे मूवमेंट स्लो हो जाना, मूवमेंट स्लो मतलब उतना फास्टली चल नहीं पाता, स्टीफनेस मांसपेशियों में खिंचाव आना, लॉस ऑफ बैलेंस यानी बैलेंस नहीं मिलता है सही से, तो फिर सहारे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, लाठी वगैरह की जरूरत पड़ जाती है। ऑल थ्रू दिस डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड, पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते हैं। पूछेगा क्यों नहीं क्योर कर सकते हैं, क्योंकि देखो भैया ये प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में ऊपर से क्या हुआ है, न्यूरॉन सेल, नर्व सेल डिजेनरेट कर गया है। एंड हमने आपको बताया था एक लाइन कि नर्व सेल कभी भी डिजेनरेट होने के बाद वापस से बन नहीं सकता, ना ही रीअपियर हो सकता है। जितना जन्म के बाद आपको मिला है नर्व सेल वो उतना ही, उसमें सेल डिवीजन नहीं होती है ना, नर्व सेल में सेल डिवीजन नहीं होती, तो जो डैमेज हो गया वापस से बन नहीं सकता, और इसलिए ये कभी भी नॉट बी क्योर्ड, पूरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बट मेडिकेशंस, कुछ दवाएं हैं, माइट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सिम्टम, जो कुछ दवाएं हैं जो कि सिग्निफिकेंटली आपके सिम्टम्स को इंप्रूव कर सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को वापस से ब्रेन में उगा तो नहीं सकते, लेकिन हम बना बनाया डोपामिन तो दे सकते हैं। क्योंकि भाई डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का काम क्या था, डोपामिन बना के देता था जिससे कि बॉडी में चीज़ें कंट्रोल रहती थी, है ना। लेकिन अगर हम बना बनाया डोपामिन ही दे दे लिवोडोपा के फॉर्म में, है ना, तो वो चीज़ें हो जाती है, मैनेज किया जा सकता है, कंप्लीटली क्योर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ईटियोलॉजी मतलब होता है कारण, ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कारण, क्या कारण रहा है, ईटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ पीडी, पार्किंसंस डिजीज कैन बी स्टडीज एज। देखो मैंने बताया जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब क्या कहते हैं, आप समझ सकते हो कि जैसे माता पिता को है तो आपको भी चांसेस है होंगे, और बचपन में नहीं होता, एज के बाद होता है। क्या बोल रहा है,
through the exact gene responsible for the disease has not yet been identified। एग्जैक्ट जीन जिसके वजह से ये बीमारी हो रही है कोई आइडेंटिफाइड नहीं है अभी तक। म्यूटेशन इन जीन रिजल्ट इन ऑकरेंस ऑफ द डिजीज। हाँ, किसी जीन में अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया, चेंजेज हो गए, तो उसके वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो थोड़ा जेनेटिक फैक्टर भी है ना, कि भाई जीन के एग्जैक्टली किस जीन की वजह से हो रहा है ये भी नहीं पता, लेकिन किसी भी जीन में म्यूटेशन की वजह से हो जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फैक्टर्स लाइक एज, जैसे मैंने बताया था आपको, एज फैक्टर मैटर करता है कि भैया ज़्यादा एज के लोगों को होगा। सेक्स फैक्टर, डाइटरी हैबिट, डाइट कैसा है, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, ये सब हैवी मेटल्स, ये सब चीज़ें भी कुछ कुछ है जो कि पीडी कॉज करती हैं। पीडी मतलब पार्किंसंस डिजीज। अदर फैक्टर जैसे हेड ट्रॉमा, सर में चोट वगैरह लगी हो, ड्रग्स लाइक एंटी एमेटिक, लगातार आप एंटी एमेटिक, हाइपरटेंसिव्स या न्यूरोलेप्टिक्स या फिर इन्फेक्शंस के रिगार्डिंग आप कुछ दवा वगैरह ले रहे हैं तो उसके वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली एज की वजह से प्राइमर फैक्टर है। ठीक है, अब देखो पैथोजेनेसिस इसका पूछ देता है, पैथोजेनेसिस ऑफ पीडी यानी पार्किंसंस डिजीज। तो जो भी फैक्टर्स होता क्या है, कैसे होता है, समझना बात को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स हो आपके, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे सेलुलर चेंजेस हो जाना, समझो बात को, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होना। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया सही से वर्क नहीं कर रहा है, या तो ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस होना, या तो फेल्योर ऑफ द प्रोटीन डिग्रेडेशन मैकेनिज्म, ये कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं। या तो जेनेटिक फैक्टर में ये हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ लेवे बॉडी इन द रेसिडुअल न्यूरॉन, जैसे मिसफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द अल्फा। देखो मेरा मानना है ना, आप इसका कारण उतना अच्छे से क्लियरिटी न हो तो भी चलेगा, ये वाले पॉइंट्स को आप स्किप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो कि कारण में इन्वायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर। मेन लाइन ये है कि भाई किस वजह से होता है, कैसे होता है, तो हमने आपको बताया है, देखो पढ़ो, जो बताया वही लिखा है ना। प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ न्यूरो, है ना, निग्रो स्ट्रेटियल डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन बेसल गैंग्लिया है ना। मतलब क्या हुआ, मेन है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। आप ये भी सीधा सीधा लिख सकते हो, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द बेसल गैंग्लिया यानी ब्रेन में। तो आप यहाँ से सीधा सीधा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। मेन रीजन ये है दोस्त कि आपका प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ द निग्रोस्ट्रेटियल डोपामिनर्जिक, है ना। निग्रोस्ट्रेटियल यहाँ से आया ना, मैंने बताया था ना, सब स्टेटिना नाइग्रा, देखो सब स्टेटिना नाइग्रा जगह का नाम है, वहीं से आया निग्रोस्टेटियल, यानी वहाँ का डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, हर जगह का नहीं, सब स्टेटिना नाइग्रा जगह का नाम है, इसलिए वहाँ पे लिखा गया, क्या जगह का नाम है, तो इसलिए लिखा गया निग्रोस्ट्रेटियल डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, निग्रोस्ट्रेटियल डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द बेसल गैंग्लिया। ठीक है, इन बेसल गैंग्लिया। तो वो क्या होता है, डिजेनरेट होने लग जाते हैं। डिजेनरेट होता है तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, जिससे डोपामिन की कमी हो जाएगी, एंड ऑकरेंस ऑफ पार्किंसंस डिजीज, इससे पार्किंसंस डिजीज हो जाएगा, इससे पार्किंसंस डिजीज हो जाएगा। इस तरीके के फ्लो चार्ट बना दोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करूं तो साइन और सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो साइन सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं, कॉन्स्टिपेशन, सबसे पहली बात तो ट्रिमर्स, सबसे एक नंबर पे आप लिखना ट्रिमर्स। ट्रिमर मतलब क्या हुआ, कपकपी धरना, फर्स्ट नंबर पे ये रखना। दूसरे नंबर पे आप रख देना स्लोड मूवमेंट, स्लोड मूवमेंट यानी मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे लिख देना आपके बैलेंस इशू, मेन बैलेंस इशू, देखो मुख्य मुख्य है जो वो मैं बता रहा हूँ, बैलेंस में इशू आते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता है बॉडी का। लॉस ऑफ मूवमेंट लाइक ब्लिंकिंग, जैसे आंख में ब्लिंकिंग होती है वो भी सही से नहीं हो पाता है। स्माइलिंग, स्माइल भी सही से नहीं हो जाती है। स्विंगिंग आर्म व्हेन वी वॉक, जैसे चलते हैं तो हम लोग हाथ कैसे ऐसे ऐसे डोलाते हैं, तो वो भी डोलना उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। मांसपेशियां थोड़ा रिजिड हो जाती हैं। वॉइस में चेंजेज आते हैं, थोड़ा सा बूढ़ा लोग का वॉइस देखते हो लड़खड़ा के आता है, तो इसी वजह से आता है। तो पार्किंसंस में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मेरा मानना है सबसे पहला अच्छा सा, सबसे अच्छा है ट्रिमर्स होना, फिर उसके बाद है बैलेंस इश्यूज होना, फिर उसके बाद रिजिड मांसपेशियां, ठीक है, रिजिड मसल्स होना, मूवमेंट स्लो हो जाना, वॉइस में चेंजेस आना, लॉस ऑफ मूवमेंट लाइक जैसे ब्लिंकिंग, स्माइलिंग, स्विंगिंग आर्म्स, ये सब हो सकता है। एंड अब आपके पास कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा उस वजह से दिक्कत आ सकते हैं। राइटिंग चेंजेस, है ना, हैंड टू राइट, अब देखो हाथ कब कब आएगा तो राइटिंग तो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगी, भाई वैसा राइटिंग कैसे लिख पाएगा। ब्लैंक एक्सप्रेशन, क्योंकि ब्लैंक एक्सप्रेशन यानी कि जब आप उसके साथ कॉमेडी करोगे
थोड़ा उसके पास हंसाने की कोशिश करोगे तो हंस भी नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, क्या उसमें मूवमेंट की कमी हो जाती है तो उतना अच्छे से फ्लेक्सिबली मूव नहीं कर पाता, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह नहीं दे पाता। स्टॉप्ड पोजीशन, जिस जगह पे वहीं से भी रहेगा। तो ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स हैं किसके, पार्किंसंस डिजीज़ के। अब ट्रीटमेंट में क्या है भैया, तो ट्रीटमेंट में पहले तो नॉन फार्माकोलॉजिकल पढ़ते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड इंक्लूड्स, जिसमें आपके लाइफ स्टाइल चेंजेस, भैया लाइफ स्टाइल चेंज करो। लाइफ स्टाइल चेंज करना, कोई भी बीमारी हो सब में आप लिख सकते हो। नॉन फार्माकोलॉजिकल के कुछ पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, हर पॉइंट हर जगह होता है यूज़, है ना। इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि मतलब हुआ खेल कूद, है ना, दौड़ भाग, ये सब हो जाना चाहिए। थोड़ा एक्सरसाइज करे, अब बूढ़ा लोग खेलेगा तो नहीं, एक्सरसाइज करे, योगा करे, मसाज थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, पेट थेरेपी। देखो यहाँ पे आपको वो करना है जिससे आपका डोपामिन रिलीज हो, क्योंकि आपका ब्रेन में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो कम हो चुके हैं। तो और भी तो डोपामिन का लेवल बढ़े, यानी कि आपको खुश रहना है, तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना होगा, मसाज थेरेपी करना होगा। योगा से भी होता है, मेडिटेशन करने से होता है। पेट थेरेपी मतलब जानते हो क्या होता है? मान लो किसी को पेट मतलब होता है पालतू अपना जानवर, ठीक है। मान लो किसी को कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार है तो वो कुत्ता पाल ले, है ना। बिल्ली से प्यार है, बिल्ली पाल ले। गाय से प्यार है, गाय पाल ले। उसको देखेगा, उसके साथ रहेगा, खेलेगा, कूदे, मतलब टाइम स्पेंड करेगा तो उसको खुशी मिलेगी, डोपामिन रिलीज होगा, तो उसके सिम्टम में इंप्रूवमेंट आएंगे। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, अवॉइड कैरिंग थिंग्स वाइल यू वॉक, है ना। जब आप चल रहे हो तो ज़्यादा भारी सामान वगैरह ना लेके चलें, क्योंकि दिक्कत होती है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। यहाँ पे चलता है कार्बिडोपा लीवोडोपा कॉम्बिनेशन में। ये जो लीवोडोपा आप देख रहे हो ना, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसंस डिजीज क्या है, तो काफ़ी बार पूछा हुआ है। सबसे पहला सवाल यहाँ से एमसीक्यू में ये आता है कि बताओ भाई पार्किंसंस डिजीज किसकी कमी की वजह से होता है, किसकी कमी हो जाती है, तो डोपामिन की कमी हो जाती है। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, तो लीवोडोपा है। क्या है, लीवोडोपा है। तो लीवोडोपा को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। लीवोडोपा का कॉम्बिनेशन होता है उसके साथ, किसके साथ, कार्बिडोपा के साथ। क्यों, क्योंकि लीवोडोपा अच्छे से काम कर पाता है कार्बिडोपा के साथ दिया जाता है, तो ठीक है। देखो लीवोडोपा कुछ नहीं है, सिंथेटिक डोपामिन है एक तरीके से। देखो डोपा मतलब डोपामिन ही है ये भी। द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन पीडी, पार्किंसंस डिजीज में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन लीवोडोपा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अर्ली कन्वर्जन टू डोपामिन आउटसाइड द ब्रेन। एक्चुअली देखो क्या होता है ना कि लीवोडोपा तुरंत से क्या कहते हैं डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नियम है कि ब्रेन में गया तुरंत से डोपामिन में कन्वर्ट हो गया, तो फिर तो थोड़ा देर के लिए असर रहेगा। तो ये कार्बिडोपा के साथ देता है तो धीरे धीरे इसको डोपामिन में कन्वर्ट होने देता है, अर्ली कन्वर्जन को रोकता है, ठीक है। तो एक लीवोडोपा क्या है, एक प्रो ड्रग है। मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में कोलॉजी में, अगर हो सके तो। लीवोडोपा एक प्रो ड्रग है, जब ये बॉडी में जाएगा मेटाबोलाइज होगा तो वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो वही अर्ली कन्वर्जन को रोकने का काम कार्बिडोपा करता है, ताकि लंबे समय तक थोड़ा सा रहे आपके शरीर में। इन दिस कॉम्बिनेशन लीवोडोपा इज प्रोटेक्ट किया जाता है इस कॉम्बिनेशन में फ्रॉम अर्ली कन्वर्जन टू डोपामिन, यानी कि तुरंत से डोपामिन में कन्वर्ट ना हो जाए आउटसाइड द ब्रेन के आउटसाइड में। दिस प्रिवेंट लीजन साइड इफेक्ट ऑफ सच, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं लीवोडोपा के, उसके साइड इफेक्ट को भी कम करता है कार्बिडोपा, इसलिए कॉम्बिनेशन में दी जाती है कार्बिडोपा और लीवोडोपा। इनहेल्ड कार्बिडोपा लीवोडोपा, देखो एक होता है इनहेल्ड देखो जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ इम्ब्रीजा, लीवोडोपा की कहते हैं इनहेलेशनल पाउडर वगैरह आता है, ये इस तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं, इसको इनहेल किया जाता है। इम्ब्रीजा एक न्यू ब्रांड नेम है ड्रग डिलीवरी कार्बिडोपा और लीवोडोपा का इन एंड इनहेल्ड फॉर्म में होता है, इसको इनहेल किया जाता है, समझ रहे हो ना। इट मे बी हेल्पफुल इन मैनेजिंग सिम्टम्स दैट अराइज व्हेन ओरल मेडिकेशन सडनली स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग द डे। अगर मान लो ओरल मेडिकेशन सही से काम करना बंद कर दे, स्टॉप हो जाए, तो उस कंडीशन में ये इम्ब्रेजा काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये ओरली ऐसे ओरल इनहेलेशनल लिया जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर ओरल इनहेलेशनल, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ओरल इनहेलेशनल, ओनली ओरल इनहेलेशनल ही दिया जाता है, ठीक है। हाँ, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, अब ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट की बात करें तो दिस इंक्लूड एक सेकेंड, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में क्या है, दीज इंक्लूड सिंथेटिकली डिराइव्ड कंपाउंड्स लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन,
रोपिनाइरोल है ना, एंड प्रामीपेक्सोल दैट इनिशिएट डोपामिन एक्शन एट डोपामिन रिसेप्टर इन द स्ट्रेटियम। यानी एक वो ड्रग होता है, ये आपका डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट आप जानते हैं ऐसे ड्रग जो कि रिसेप्टर को बाइंड करे एंड स्टिमुलेट करे और एक्शन शो करे। तो यहाँ डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, यानी ऐसे ड्रग्स होते हैं। दीज ड्रग्स इंक्लूड सिंथेटिकली डिराइव्ड कंपाउंड, जो कि सिंथेटिकली डिराइव्ड होते हैं, जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन है ना, रोपिनरोल या तो प्रामीपेक्सोल। इनिशिएट डोपामिन एक्शन टू एट डोपामिन रिसेप्टर, यानी डोपामिन रिसेप्टर पर जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, जिससे वहाँ पर डोपामिन काम करता है स्ट्रेटियम में, ठीक है। हाँ, फिर एक होता है माओ बी इनिबिटर्स। माओ बी इनिबिटर्स, MAO। माओ का फुल फॉर्म होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, समझो बात को। माओ इनिबिटर्स क्या होते हैं? तो जो माओ होता है ना, तो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। समझो, कह रहा है दीज इंक्लूड्स, जैसे इसमें ड्रग है सेलेजिलिन एंड रेसेलेजिलिन। ये देखो सेलेजिलिन के टैबलेट आते हैं, रेसेलेजिलिन, विच एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग एंड लेंदिंग द इफेक्ट ऑफ एवरी सिंगल डोपामिन मॉलिक्यूल। देखो भाई, डोपामिन को बहुत जल्दी ब्रेक कर देता है आपका एक एंजाइम है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम, आपके ब्रेन में। तो हम क्या करते हैं, ऐसी दवा देते हैं जो माओ इनिबिटर्स हैं, यानी मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करे, जिससे डोपामिन जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है देखो, दे हेल्प टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ द ब्रेन डोपामिन बाय इनिबिटिंग द ब्रेन एंजाइम मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम माओ बी। तो माओ बी इनिबिटर्स देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कार्बिडोपा लीवोडोपा का कॉम्बिनेशन सबसे मोस्ट इफेक्टिव लीवोडोपा है। पूछेगा भाई इसका कॉम्बिनेशन क्यों देते हैं, तो इसलिए देते हैं क्योंकि कार्बिडोपा की वजह से लीवोडोपा का अर्ली कन्वर्जन आउट ऑफ द ब्रेन नहीं होता है, मतलब ब्रेन के आउटसाइड में तुरंत से डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होता है, जब ब्रेन में जाए तब कन्वर्ट हो, वो चीज़ कराता है कार्बिडोपा, और कुछ साइड इफेक्ट को बचाता है। एंड इम्ब्रीजा उसके इनहेल्ड, कार्बिडोपा लीवोडोपा का कॉम्बिनेशन है, ये इनहेल्ड है, ठीक है, इनहेल्ड है, ओरली इनहेल किया जाता है। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जैसे ब्रोमक्रिप्टिन, रेपिनेरोल है ना, प्रामिपेक्सोल, ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कि सीधा सीधा आपके डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन में, और वहाँ से डोपामिन एक्शन कर पाता है। एंड माओ बी इनिबिटर्स जो कि रेसेलेजिलिन एंड रेसेलेजिलिन है, ये माओ मतलब मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करता है। ये एंजाइम ब्रेन में पाया जाता है, जो कि डोपामिन को इजिली ब्रेक कर देता है। तो ये ब्रेक नहीं होने देगा अगर माओ इनिबिटर्स दे देंगे, तो इसीलिए ये कहा जाता है ब्रेन में डोपामिन को ब्रेक नहीं होने देता है, ठीक है। चलो, अब है COMT। COMT मतलब हो गया कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर्स। COMT मतलब क्या हो गया, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर्स। कैटेकोल ओ मिथाइल कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर्स, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, दिस कैटेगरी ऑफ मेडिकेशन प्रोलॉन्ग्स द इफेक्ट ऑफ लिवोडोपा देयर बाय द ब्लॉकिंग द एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन डोपामिन, एंड दीज इंक्लूड्स एंटाकेपोन एंड क्या कहते हैं, टोल्कापोन। देखो भाई, COMT ये क्या करता है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर है। तो एक एंजाइम है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम क्या करता है, डोपामिन को तोड़ने का काम करता है, तो वो भी चीज़ें इसको भी इनिबिट कर देंगे। देखो, दिस कैटेगरी ऑफ मेडिकेशन प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा के एक्शन को, यानी लीवोडोपा इजीली ब्रेक हो जाता है ना, क्योंकि ये प्रो ड्रग है, मेटाबोलाइज हुआ जैसे डोपामिन में कन्वर्ट हुआ, तो ये इजीली ब्रेक हो जाता है। तो इसके इजीली ब्रेक होने को स्लो करता है, यानी इसके तभी तो लंबे समय तक लिवोडोपा एक्शन में रहेगा, तो इसीलिए COMT का कॉम्बिनेशन भी देते हैं। तो दिस क्या कहते हैं, कैटेगरी मेडिकेशन प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ लिवोडोपा, यानी लिवोडोपा के एक्शन को बढ़ाता है, देयर बाय ब्लॉकिंग एन एंजाइम। किस एंजाइम को ब्लॉक करता है, तो ये आपका एंजाइम है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, जो ब्रेक डाउन करता है डोपामिन को, जो कि डोपामिन को ब्रेक डाउन कर सकता है। दिस इंक्लूड, जैसे ड्रग के नाम है एंटाकापोन एंड टोल्कापोन, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वगैरह भी कुछ कुछ हैं जो कि दिया जाता है। दिस इंक्लूड जैसे हेक्साई फेनिडिल, ये है क्या कहते हैं, प्रोसाइक्लिडिन है, फिर है बायपेरिडीन है। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो एंटीकोलिनर्जिक्स हैं। दीज मेडिकेशन हेल्प टू कंट्रोल ट्रीमर्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, जो कि पार्किंसंस डिजीज में होता है।
एंड कुछ ड्रग होते हैं एमेंटेडिन, एमेंटेडिन ड्रग होते हैं, एमेंटेडिन अलोन टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिलीफ फॉर सिम्टम्स लाइक माइंड अर्ली स्टेज पार्किंसन। एमेंटेडिन अपने आप इंडिविजुअली ही जो शॉर्ट टर्म वाले शुरुआती स्टेज होते हैं पार्किंसंस के अर्ली स्टेज, वहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करता है एमेंटेडिन। ठीक है, चलो ये कुछ इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट थे। वेरी इंपॉर्टेंट था कार्बिडोपा लिवोडोपा कॉम्बिनेशन, इसको याद रखना है आपको। फिर माओ इनहिबिटर्स, माओ बी इनहिबिटर्स। ठीक है, चलो अब कुछ सवाल की बारी है, तो आप लोग सवाल करिए, मैं चैट ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोग जवाब दे सकें। ओके, चलिए जवाब दीजिएगा आप लोग। एंड का कैमरा महोदय हमें करिया मत करिए, हमें तो थोड़ा सा गोरा कर दीजिए। चलिए, करिया नहीं हमें पीला कर देता है ये यार, हमारी हल्दी खरवा के छोड़ेगा यार। चलो, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मोस्ट डेफिशिएंट इन द ब्रेन्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज पेशेंट। न जाने कितनी बार पूछा हुआ है, आप लोग बताओ आंसर। सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, ग्लूटामेट। कभी भी कभी गलत होगा। देखो भाई, पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ने में आपको खूब अच्छा लगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट डेवलप मतलब क्वेश्चन बनना चाहिए, मेरा मानना है। हर एक बच्चा आंसर कर रहा है सी, यानी कि डोपामिन। ग्रेट, बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, इसका जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट प्रिकर्सर टू डोपामिन एंड इज कॉमनली यूज्ड इन पार्किंसंस डिजीज। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट प्रिकर्सर टू डोपामिन। वो डायरेक्ट प्रिकर्सर है डोपामिन का, जो कि पार्किंसन डिजीज में यूज किया था। प्रिकर्सर मतलब है उसका ही रूप, एक तरीके से पहला रूप। लिवोडोपा, सेलाजिलिन, एमेंटिडिन या तो बेंजोट्रोपिन। तो मैंने बताया था प्रिकर्सर, देखो प्रिकर्सर टू डोपामिन है ना, जो जाके बाद में डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कौन सा है? लिवोडोपा। ये एक प्रो ड्रग है ना, डोपामिन बनेगा लिवोडोपा से ही, तो इसीलिए इसको प्रिकर्सर टू डोपामिन कह सकते हैं, जो कि पार्किंसंस डिजीज में इस्तेमाल होता है। अगेन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज ए सेलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर्स। माओ बी इनहिबिटर्स मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है एंड इज यूज टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ पार्किंसंस डिजीज। जो पार्किंसंस डिजीज के जो प्रोग्रेस कर रहा है उसको स्लो करेगा। तो माओ इनहिबिटर्स कौन सा है? लिवोडोपा तो नहीं होगा, सेलाजिलिन, बेंजट्रोपिन या तो ब्रोमोक्रिप्टिन। जवाब दीजिए, तो आंसर हो जाएगा सेलाजिलिन। मैंने आपको बताया था माओ बी इनहिबिटर्स में, देखो यहाँ पे बताया था ना, माओ बी इनहिबिटर्स में सेलाजिलिन एंड रेसेलाजिलिन है ना, रेसेलाजिलिन है ना, सेलेजिलिन, सेलेजिलिन है ना, माओ बी इनहिबिटर्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज द हॉल मार्क ऑफ पार्किंसंस डिजीज। हॉल मार्क समझ सकते हो, एकदम पहचान चिन्ह। सीजर्स, ट्रिमर एट रेस्ट, हाइपर एक्टिविटी, विजुअल हेलुसिनेशन। मेनली क्या देखने को मिलता है पार्किंसंस डिजीज में? तो आंसर हो जाएगा क्या? ट्रिमर्स एट रेस्ट, ट्रिमर्स एट रेस्ट। ट्रिमर आते हैं, कप कप ही होता है। ठीक है, ऐसे याद रख लो, माओ माओ सेले सेले है रे, माओ सेले सेले है, याद रखना। माओ माओ सेले सेले, माओ माओ सेले सेले, माओ माओ सेले सेले। कैसे? कभी मेरे ध्यान से भी हटता है, इसलिए मैं भी याद कर ले रहा हूँ। माओ माओ यानी कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम, आगे कोलोजी में भी यूज होता है ये, माओ बी इनहिबिटर्स। ठीक है, तो सेलेजिलिन, माओ माओ सेले सेले, समझ रहे हो? हाँ, सेलेजिलिन रे सेलेजिलिन, याद हो जाएगा, कभी भूलना नहीं। चलो एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ COMT इनहिबिटर्स। इसमें से COMT इनहिबिटर्स कौन सा है? बताओ, एमेंटिडिन, सेलेजिलिन नहीं, माओ माओ है, ये तो नहीं होगा, एमेंटिडिन भी नहीं होगा। बताओ, हाँ क्या कहते हैं, एंटाकापोन या तो ब्रोमोक्रिप्टिन। बताओ सी या डी। तो ये देखो एंटाकापोन मैंने बताया था, ये COMT कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, एंटाकापोन एंड टोल्कापोन। अरे पोन लगा रहता है लास्ट में, है ना, पोन लगा होता है लास्ट में। एंड डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट कौन सा है? तो वही ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह है। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है यहाँ पर? डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है। तो पोन लगा हुआ है, देखो एंटाकापोन, पोन पोन, COMT पोन पोन, COMT पोन पोन, लास्ट में पोन वर्ड लगा रहेगा।
मार देना एंटाकापोन, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, विच ड्रग कॉम्बिनेशन हेल्प्स टू प्रोलॉन्ग डोपामिन लेवल्स बाय इनहिबिट द इट्स ब्रेकडाउन। कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि प्रोलॉन्ग डोपामिन लेवल बाय इनहिबिटिंग ब्रेकडाउन, डोपामिन के लेवल को लंबे समय तक एक्टिव रखता है। कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है? लीवोडोपा, कार्बिडोपा, लीवोडोपा सीओएमटी इनहिबिटर्स, कौन सा? तो लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं तो लीवोडोपा जल्दी ब्रेक नहीं होता है। गुड, चलो तो आंसर हो जाएगा ए। यहीं पर आपका इसके साथ लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो लेक्चर्स। थैंक यू सो मच। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हर समय साथ रहिएगा। याद रखिएगा कि अभी आपका आधे घंटे से 45 मिनट का एक छोटा सा एफर्ट एग्जाम के टाइम के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। एंड सब लोग टेंशन में होगा, आपके साथी संगति, लेकिन आप उस समय भी मुस्कुराते रहेंगे क्योंकि मैं जो भी रिवीजन करवाऊंगा वो चीज़ें आपके दिमाग में सीधे सीधे जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ 100% अभी रट लो, कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो, 2 बात याद रह रहा है, 4 बात याद रह रहा है और थोड़ा बहुत पीडीएफ रिवीजन कर रहे हो तो याद, यकीन मानो कि लास्ट टाइम पर जब मैं रिवीजन तो करवाऊंगा तो उस समय पे आपको बहुत मुस्कुराहट आएगी, अरे हाँ ये तो पढ़े थे, ये तो पढ़े थे, ये तो पढ़े थे। एंड फिर जो आपके चेहरे पे वो कातिलाना स्माइल होगा ना, वो कितनों को पता नहीं आपके आसपास के लोगों को जला के राख कर देगा। मैं गारंटी कहता हूँ ऐसा होता है अक्सर, जब सब लोग टेंशन में और आप छोटा सा मुस्कुरान दो, देख लेंगे क्या होगा। तो फिर उस समय का बात ही अलग होता है। तो इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।